तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाले इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग जानने वाले हैं मैथ से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जरूर पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों संख्याओं के प्रकार। तो पहला है दोस्तों प्राकृतिक संख्या। तो आइए देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं, वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि जिससे दोस्तों हम लोग वस्तुओं को गिनते हैं उसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो हम लोग सबसे पहले कैसे कौन कौन किससे किससे गिनते हैं दोस्तों। तो शून्य से कभी हम लोग गिनते हैं कि ये वस्तु शून्य है तो नहीं ना दोस्तों, तो शून्य नहीं होगा। यानी कि हम लोग गिनते हैं कि ये उंगली एक है, ये मार्कर एक है, तो एक से गिनना चालू करते हैं। तो इसलिए प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है। यानी कि हो गया एक से हम लोग गिनते हैं, दो गिनते हैं, तीन गिनते हैं, चार गिनते हैं, ऐसे ही दोस्तों और यहाँ तक गिनते हैं हम लोग। इसका नोट है दोस्तों कि सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती है, यानी कि ऋणात्मक नहीं हो सकती है। यानी कि हम लोग माइनस का एक उंगली नहीं गिनते हैं, नहीं माइनस का दो उंगली गिनते हैं, नहीं माइनस का एक मार्कर बोलते हैं और नहीं माइनस का 10 मार्कर बोलते हैं। सब हम लोग प्लस में गिनते हैं दोस्तों। यानी कि जितने गिनने की जितने अंकों से हम लोग केवल गणना कर सकते हैं उसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। नोट है दोस्तों कि सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि प्राकृतिक संख्या अब आपको समझ में आ गई होगी, अब कभी दिक्कत नहीं करेगा। अगला देखते हैं दोस्तों पूर्ण संख्या। तो आइए देखते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि वो संख्या पूरी हो जाती है। जैसे ये प्राकृतिक संख्या है ना दोस्तों, 1 2 3 4, तो इसमें शून्य को शामिल कर लिया जाएगा। यानी कि इसमें हो जाएगा शून्य भी और 1 2 3 4 और ऐसे ही यहाँ तक। और पूर्ण संख्या का मतलब होता है दोस्तों कि इसका शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। यानी कि शून्य को ही सबसे छोटा पूर्ण संख्या माना जाएगा। यानी कि कभी भी पूछा जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो हम लोग कहेंगे कि इसमें है शून्य। और हम लोग इसमें पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो हम लोग गिनना चालू करते हैं एक से। तो यानी कि एक को बताएंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है दोस्तों एक। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछी जाए तो हम लोग बता देंगे शून्य। वही यहाँ पे लिखा गया है कि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अगला है दोस्तों पूर्णांक संख्या। इसी तीनों में कंफ्यूजन ज्यादा हो सकता है दोस्तों। इसको थोड़ा ध्यान से 2 बार क्लास को देख लेंगे तो आपको पूरी जिंदगी याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं तीसरा नंबर, यानी कि ये हो जाएगा पूर्णांक संख्या। तो इसको दोस्तों इसका होता है कि प्राकृतिक संख्या में उनकी ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्या सबसे पहले लिख लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या होती है दोस्तों 1 2 3 4 5। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 और 5 और अनंत तक लिख लेते हैं। और इसमें क्या करना है दोस्तों, तो इसमें शून्य को भी सम्मिलित कर लेना है। यानी कि यहाँ पे करना है शून्य और उसके बाद उनकी ऋणात्मक संख्या यानी कि इसकी ऋणात्मक संख्या को भी सम्मिलित कर लेना है। यानी कि हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -5। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों पूर्णांक संख्या। एक बार और पढ़ देते हैं दोस्तों कि प्राकृतिक संख्या में उनकी ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाता है तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या ये होती है दोस्तों, ये हो गई प्राकृतिक संख्या और ये हो गया उनका ऋणात्मक संख्या। और क्या करना है कि शून्य को भी शामिल कर लेना है, तो ये हो गया शून्य। तो प्राकृतिक संख्या नहीं भूलना है दोस्तों। प्राकृतिक संख्या जिससे हम लोग गिनती करते हैं, यानी कि जिससे हम लोग गणना करना सीखते हैं उसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो हम लोग गिनती करना 1 से स्टार्ट करते हैं तो इसीलिए इसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 और 5 और ऐसे ही सारे अनंत तक। अब दोस्तों इसमें क्या देखना है कि शून्य न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक। यानी कि शून्य को मध्यमान माना जाता है। इसको ना ही धन पूर्णांक आप लोग बोलेंगे और ना ही बोलेंगे ऋण पूर्णांक।
तो आइए अब देख लेते हैं कि इसमें से धन पूर्णांक कौन सा है और ऋण पूर्णांक कौन सा है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दोस्तों धन पूर्णांक। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं। इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि धन पूर्णांक किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे दोस्तों? तो यानी कि शून्य के इधर का जितना ये धन वाला जितना के आगे प्लस लगा है उसी को बोलते हैं धन पूर्णांक। यानी कि जिस मान के आगे +1 लिखे या 1 लिखे बात वही होता है। यानी कि जिस मान के आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता है उसके आगे प्लस जरूर होता है, यानी कि प्लस को लिखा नहीं जाता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं गया है। तो धन पूर्णांक पूछा है दोस्तों, तो शून्य के बाद ये जितने सारे अंक है सब यही धन पूर्णांक है। तो यह हो जाएगा 1 2 3 4 और ये हो गया 5। अभी यहाँ पे मान लीजिए कि पूछ लिया ऋण पूर्णांक। यहाँ पे मान लीजिए कि पूछ रहा है कि ऋण पूर्णांक बताइए कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले शून्य को यहाँ छोड़ देते हैं क्योंकि ये मध्यमान है, इसको ये नहीं धन पूर्णांक है और नहीं ऋण पूर्णांक। तो अब ले लेते हैं ऋण पूर्णांक, यानी कि यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5। तो ऋण पूर्णांक हो जाएगा दोस्तों -1 -2 -3 -4 और ये होगा -5। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास को दोबारा जरूर देख लीजिएगा, तो पूरा आपको याद हो जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों सम संख्या। तो इसको आइए देखते हैं। तो इसको देखते हैं दोस्तों। सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। यानी कि वह संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाती है उसको सम संख्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो संख्या कौन कौन सी हो सकती है। तो पहला हो सकता है दोस्तों 2, दूसरा हो सकता है 4 और 5 तो नहीं कटेगा, तीसरा होता है 6 और 8 हो सकता है 8 और ऐसे ही बहुत सारे अंक। अब अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है विषम संख्या। तो इसका होता है दोस्तों वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या उसे कहते हैं दोस्तों जो 2 से पूरी तरह से विभाजित होती है उसे हम बोलते हैं सम संख्या। लेकिन विषम संख्या दोस्तों वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी कि आइए देखते हैं, ये बहुत आसान है दोस्तों। जो 2 से विभाजित हो जाता है उसको सम कह देते हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसको विषम कह देते हैं। तो 2 से विभाजित नहीं होने वाला पहला अंक है 3। 4 लेंगे तो 4 2 से विभाजित हो जाएगा, तो ले लेते हैं अब 5। अगर जो 6 लेना चाहेंगे तो 6 तो 2 से विभाजित हो जाएगा, तो ले लेते हैं अब 7, यानी कि 7 नहीं होगा। अगर जो 8 लेंगे तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा, तो यानी कि ले लेते हैं 9। और 10 लेंगे तो 2 से विभाजित हो जाएगा, तो ले लेते हैं 11, यानी कि ऐसे ही बहुत सारे अंक। अगला है दोस्तों अभाज्य संख्या। यही तीनों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है दोस्तों कि भाज्य और अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सबसे पहले देखना है दोस्तों भाज्य संख्या, यानी कि वो संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक बार और देखते हैं दोस्तों। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ले लेते हैं दोस्तों कौन सी एक ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त नहीं कटेगा, तो ले लेते हैं पहला है 2, यानी कि 2 दोस्तों या तो स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा, बाकी और किसी से नहीं कटेगा। और ले लेते हैं दोस्तों 3, यानी कि 3 भी ऐसी संख्या है दोस्तों कि 3 भी केवल कटेगा तो स्वयं से या तो 1 से, बाकी और किसी भी चीज से नहीं कटेगा। अगला ले लेते हैं दोस्तों 5। 5 भी दोस्तों कटेगा तो या तो स्वयं से या तो केवल 1 से, और किसी भी अंक से नहीं कटेगा। अगला ले लेते हैं दोस्तों 7। तो 7 भी दोस्तों कटेगा तो केवल 7 से, यानी कि स्वयं से, या तो कटेगा तो केवल 1 से। अगला ले लेते हैं 11, यानी 11 भी कटेगा दोस्तों तो केवल स्वयं से या तो 1 से। अगला ले लेते हैं दोस्तों 13, यानी कि ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे अंक है वो भी हो जाएंगे अभाज्य संख्या। सबसे पहले उसमें ध्यान दे देना है कि ये संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से ना कटे, यानी कि 1 से कट जाए और स्वयं 2 से 2 कटे, 3 से 3 कटे, ऐसे ही स्वयं से कटे।
तो उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। अगला है दोस्तों भाज्य संख्या। तो इसके देखते हैं दोस्तों, तो ये है वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों एक से भी कटे और स्वयं से कटे और एक और भाज्य माने एक और संख्या से कटे, कम से कम एक और संख्या से उसका गुणनखंड हो, तो उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सी संख्या भाज्य संख्या होती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो पहला हो जाएगा 4। अब इसको देखना है कि किससे किससे, यानी कि एक से कट जाएगा और स्वयं से, यानी कि 4 जो है 4 दोस्तों एक से भी कटेगा और स्वयं यानी कि 4 से भी कटेगा। और इसका नियम यह है दोस्तों कि जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से कटनी चाहिए, यानी कि ये 2 भी से कट जाएगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है दोस्तों भाज्य संख्याएं। अगला है दोस्तों 6 ले लेते हैं। तो ये है दोस्तों 6 ले लिए, यहाँ पर रख लेते हैं 6। तो 6 यहाँ देख लेते हैं कि कैसे है। यानी कि इसका नियम है कि एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड होना चाहिए, यानी कि एक से तो कटना ही चाहिए, तो एक से कटेगा और 6 से भी यानी कि स्वयं से भी कटना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी एक और गुणनखंड होना चाहिए, यानी कि ये 2 भी से कटेगा। तो इसको ले लेते हैं 2, और ये तो 3 से भी कट जाएगा, लेकिन इतना ही बहुत काफी है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 6 और ले लेते हैं मान लीजिए कि 12। तो 12 एक से भी कटेगा, 12 एक से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और ये 2 भी से कट जाएगा, यानी कि एक और संख्या से कट जाएगा, कटना चाहिए, यही इसका नियम है। तो इसको ले लेते हैं और एक हो जाएगा 21। और बहुत सारी संख्या हो सकती है, तो 21 एक से भी कट जाएगा और कट जाएगा स्वयं से भी, यानी कि 21 से भी, और एक संख्या और से भी कट जाएगा, यानी कि 3 से भी कट जाएगा। तो इसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। अब आइए देखते हैं सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इसका नियम है दोस्तों कि 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य वैनिष्ट गुणनखंड न हो, इसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि 2 वो संख्या होनी चाहिए या तो 3 संख्या होनी चाहिए और तीनों में से कोई भी संख्या कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि एक संख्या से तीनों नहीं कटना चाहिए। वैनिष्ट का मतलब होता है कॉमन, कॉमन का मतलब होता है दोस्तों कि एक ही संख्या से 2 संख्या हो और दोनों ना कटे, तो उसी को बोलते हैं सहभाज्य संख्या। जैसे आइए ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं दोस्तों एक कोष्ठ में ले लेते हैं 2 और 3। तो 2 3 ले लेते हैं दोस्तों। तो किसी भी एक संख्या से दोनों में से यानी कि 2 कटेगा तो केवल 2 से, और 2 से 3 नहीं कटेगा तो 3 कटेगा केवल 3 से, यानी कि एक संख्या से दोनों संख्या विभाजित नहीं हो सकती, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सहभाज्य संख्या। जैसे ये हो गया 2 3 और 5, यानी कि 3 संख्या हो गया ना दोस्तों। तो तीनों संख्या 2 से नहीं कट सकती है, 3 से भी तीनों संख्या नहीं कट सकी और नहीं 5 से भी कट सकती है, यानी कि किसी एक संख्या से तीनों संख्या नहीं कट सकती है। इसका नियम है दोस्तों कि जिसमें एक के अतिरिक्त यानी कि केवल एक से कट जाना चाहिए। एक से तो पूरी दुनिया में जितनी संख्या है वो सब विभाजित हो जाती है, तो एक को मत लीजिए। यानी कि जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या से वैनिष्ट गुणनखंड न हो, यानी कि तीनों में से तीनों किसी एक संख्या से नहीं विभाजित होने चाहिए, दोनों में से दोनों किसी एक संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही ले लेते हैं 4 5 और 7 हो गया दोस्तों। अब आइए आगे देखते हैं। ये देखते हैं दोस्तों, पहला है परिमेय संख्या। तो इसको बोलते हैं दोस्तों वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ p व q दोनों पूर्णांक है तथा q बराबर नॉट इक्वल टू 0। पूर्णांक अभी बताया ना दोस्तों कि जिसे प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्या को भी सम्मिलित कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे 1 2 3, तो यहाँ इसमें हो गया 0 शामिल और इसको हो गया -1 -2 और -3, तो इसी को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अनंत तक ले जा सकते हैं आप लोग इसको। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं p/q, यानी कि इस संख्या में से कोई भी संख्या आ जानी चाहिए, लेकिन q का मान यानी कि
हर कभी भी इसका जीरो नहीं होना चाहिए, यही इसका नियम है दोस्तों। यानी कि क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि हर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो यानी कि हो जाएगा 2/3 माइनस 1/2, 4/5 माइनस 6/5, ये सब परिमेय संख्या है। अब आइए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला है अपरिमेय संख्या। वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है, जहां p व q पूर्णांक है तथा q बराबर नॉट इक्वल टू 0। और अगला है दोस्तों एक परिमेय संख्या है। पाई एक परिमेय संख्या है क्योंकि 22/7 इसका यथार्थ मान नहीं है बल्कि इसका सन्निकट मान है। यानी कि इसका 22/7 पाई का पूर्ण मान नहीं है, इसका माना हुआ मान है। यानी कि हम लोग इसको मान के रखे हैं, इसको इसका पूर्ण मान इतना नहीं होता है, इसीलिए ये लिखा गया है। तो आइए सबसे पहले ऊपर वाला देख लेते हैं दोस्तों। तो आइए अब इसको देखते हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि रूट में 2 हो गया। अगला है दोस्तों रूट में 5। यानी कि हम लोग इसको दोस्तों p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि क्योंकि ये पूर्णांक संख्या नहीं है। लेकिन इसमें है नियम कि इसमें p और q पूर्णांक होना चाहिए। तो क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, 2 भी पूर्णांक नहीं है, 5 भी नहीं है, जैसे कि रूट में 7 ये भी पूर्णांक नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए ये संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। और जिसमें पूर्णांक आ जाएगा और p/q के रूप में लिखा जा सकता है तो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, और इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। यानी कि इसको पूर्णांक नहीं है तो इसलिए इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अगला है दोस्तों, इसको तो मैंने पहले ही बता दिया है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि 22/7 इसका यथार्थ मान यानी कि पूरा मान नहीं है, कंप्लीट मान नहीं है ये इसका, बल्कि इसका सन्निकट मान यानी कि माना हुआ मान है ये। अब अगला देख लेते हैं वास्तविक संख्या। वे संख्याएं जो परिमेय व अपरिमेय दोनों होती हैं वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी कि वे संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों के मिश्रण से बनी होती है उसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो आइए इसको देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए पहला हो गया, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये हो गया रूट में 5, 7/4, 1, 0, 5 आदि। यानी कि इतनी सारी संख्याएं जो है दोस्तों, ये रूट में 5 है जो ये अपरिमेय संख्या है, 7/4 परिमेय संख्या है, 1 परिमेय संख्या है, 0 और 5 ये भी परिमेय संख्या है दोस्तों। तो यानी कि जो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर जो बना होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों। तो यानी कि जो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर जो बना होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों वास्तविक संख्या। यानी कि जो परिमेय प्लस अपरिमेय का मिश्रण होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों, उसी को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। यानी कि इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों पाई जाती है उसी को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। इसमें अपरिमेय ये है, परिमेय है, तो इसीलिए मिश्रण हो गया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं अपवर्तक। अपवर्तक को ही दोस्तों गुणनखंड बोलते हैं या बोलते हैं फैक्टर। तो जैसे पहला सवाल है दोस्तों, इसका पूछ दिया कि अपवर्तक ज्ञात करिए या गुणनखंड ज्ञात करिए या फैक्टर ज्ञात करिए, तो कैसे ज्ञात करते हैं। 16 का ये दोस्तों अपवर्तक ज्ञात करते हैं। तो अपवर्तक का मतलब होता है कि गुणनखंड और गुणनखंड का मतलब होता है कि फैक्टर। यानी कि इसका मतलब कि 16 किससे किससे कट जाता है उसी को बोलते हैं अपवर्तक या गुणनखंड या फैक्टर। तो आइए देखते हैं। 16 का हो जाएगा दोस्तों, पहला हो जाएगा 1 से कटेगा, दूसरा हो जाएगा 2 से कटेगा, तीसरा हो जाएगा 4 से कटेगा, फिर से 8 से कटेगा और यह स्वयं यानी कि 16 से कटेगा। अब इसी तरह से एक और आइए देख लेते हैं, और इसका हो जाएगा दोस्तों दूसरा देख लेते हैं। मान लीजिए कि है 20, तो 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा और एक ही बार यह कटेगा 20 से। यानी कि अपवर्तक मतलब कि गुणनखंड और यानी कि फैक्टर, यानी कि जिससे जिससे संख्या कट जाती है इसी को बोलते हैं अपवर्तक। यानी कि यह 20 संख्या इतने से कट जाएगी, इसी को बोलते हैं अपवर्तक। अगला है दोस्तों अपवर्त, यानी कि गुणज भी इसको बोलते हैं दोस्तों, गुणज। और इंग्लिश में बोले तो मल्टीपल, मल्टीपल।
यानी कि दोस्तों अपवर्त्य को ही गुणज बोलते हैं या मल्टीपल बोलते हैं। यानी कि पूछा जाएगा कि 16 का अपवर्त्य कितना है, तो है कि 16 का अपवर्त्य आप ज्ञात करिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हो जाएगा 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 33, 16 तिया 48, 16 तिया 48 हो गया दोस्तों, 16 से 64 और ये हो गया 16 पचे 80। यानी कि इसी को बोलते हैं दोस्तों अपवर्त्य या गुणज या मल्टीपल, इसी को बोला जाता है। जैसे इसका हो गया दोस्तों, आइए इसका भी देख लेते हैं। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। यानी कि 20 का बोलेगा कि अपवर्त्य ज्ञात करिए या गुणज ज्ञात करिए या मल्टीपल ज्ञात करिए। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80 और 20 पाँचे 100। यानी कि ऐसे ही जितना तक कुछ करना हो कर सकते हैं। यानी कि अपवर्त्य का मतलब देखना है गुणज या मल्टीपल, और अपवर्तक का मतलब देखना है कि गुणनखंड या कि फैक्टर। अब आज ये देखते हैं प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है दोस्तों उल्टा। यानी कि किसी भी चीज का, जैसे कि मान लीजिए कि इसका -2 है, तो इसका प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो इसका चिन्ह जो है कि पलट कर उल्टा कर देंगे। यानी कि +2 कर देंगे, या तो केवल 2 भी लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी संख्या के, हर संख्या के मान के आगे अगर जो प्लस चिन्ह रहता है तो उसको लिखा नहीं जाता है। तो +2 भी लिख सकते हैं, केवल 2 भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हो गया 7/4, तो इसका कोई बोलेगा कि प्रतिलोम ज्ञात करिए, तो आप बोल देंगे कि इसका पलट दीजिए, बट्टा को नीचे वाले को ऊपर कर दीजिए और ऊपर वाले को नीचे, यानी कि हो जाएगा 4/7। आइए एक और देख लेते हैं। ये हो गया पहला, ये हो गया दोस्तों दूसरा, और तीसरा मान लीजिए कि 8/5 है। तो इसको, इसका कहेगा कि प्रतिलोम ज्ञात करिए, तो आप सीधा नीचे वाले को ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले को नीचे कर देंगे। इसी को बोलते हैं दोस्तों प्रतिलोम। तो अगला है दोस्तों सजातीय श्रेणी या संयोजित श्रेणी। अगला है दोस्तों सजातीय श्रेणी। तो इसको बोलते हैं सजातीय श्रेणी या संयोजित श्रेणी। तो यदि किसी श्रेणी में संख्याओं को एक निश्चित नियम के आधार पर संयोजित किया जाता है तो उसी को बोलते हैं सजातीय श्रेणी या संयोजित श्रेणी। जैसे पहला ये है दोस्तों 2, 4, 6, 8, यानी कि एक श्रेणी बन गई। और दूसरा देखते हैं दोस्तों 3, 6, 9, 12, ऐसे ही एक श्रेणी हो गई। यानी कि इसमें 2-2 का अंतर सभी में है और इसमें 3-3 का अंतर सभी में है। यानी कि एक निश्चित नियम के आधार पर इसको संख्याओं को क्रम में लिखा गया है। अगला है दोस्तों विजातीय श्रेणी। यानी कि यदि किसी श्रेणी में संख्याओं को लिखने का एक निश्चित नियम नहीं होता, यानी कि कोई भी इसमें निश्चित नियम नहीं होता है, कोई भी अंक कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे पहला देखते हैं दोस्तों 2, 5, 6, 7, 9। यानी कि यहाँ देखिए दोस्तों 2 से 3 बढ़ गया और 3, 5 यहाँ पर 1 बढ़ गया, फिर यहाँ 1 बढ़ा है और यहाँ पे बढ़ गया है 2। यानी कि यहाँ पर कोई निश्चित नियम नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर यहाँ पर हर देखते हैं कि 2 बढ़ा है और यहाँ पे 3 बढ़ते जा रहा है। यानी कि इसमें एक निश्चित नियम से लिखा गया है और इसमें कोई भी निश्चित नियम नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे बढ़ा है तो 3 बढ़ा, फिर यहाँ 1 बढ़ गया, फिर से यहाँ 1 बढ़ गया और फिर से यहाँ 2 बढ़ गया। इसमें कोई निश्चित नियम का ध्यान नहीं रखा गया है। जैसे दूसरा हो जाएगा 4, 6, 9, 7, 8। देखिए दोस्तों यहाँ पे बढ़ा 2, फिर बढ़ा 3 और यहाँ पे घट गया 2 और यहाँ से 1 फिर बढ़ गया 1 यहाँ। तो इसमें भी कोई निश्चित नियम नहीं रखा गया है और इसमें भी कोई निश्चित नियम नहीं रखा गया। तो इसी को बोलते हैं विजातीय श्रेणी या वियोजित श्रेणी। अगला है दोस्तों समांतर श्रेणी। तो इसको थोड़ा देखते हैं दोस्तों। तो इसका होता है जब किसी श्रेणी के 2 पदों का अंतर सदैव समान हो और श्रेणी के प्रत्येक पद में समान संख्या जोड़ने घटाने पर अगला पद प्राप्त हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे पहला हो गया दोस्तों, देखिए आइए देखते हैं। पहला हो गया 16, 18, 20, 22। यानी कि सबसे पहले इसका अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यानी कि इस दोनों पदों का अंतर कितना है? यहाँ भी 2 मिलेगा, यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो 2 मिलेगा, फिर यहाँ से इसमें करेंगे तो 2 मिलेगा। यानी कि अंतर तो समान आ रहा है
और एक और नियम है दोस्तों, समान हो और श्रेणी के प्रत्येक पद में समान संख्या जोड़ने या घटाने पर अगला पद प्राप्त हो, यानी कि दो तो मिलना ही मिलना चाहिए, लेकिन इसको जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो जाना चाहिए। जैसे कि 16 में 2 जोड़ा तो 18 हो गया, इसमें 2 जोड़ा तो 20 हो गया, और इसमें 2 जोड़ा तो 22 हो गया। यानी कि दोनों नियम इसमें फॉलो कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं कि समांतर श्रेणी में है। अगला है दोस्तों, दूसरा लिखते हैं, जैसे कि 18, 21, 24, 27 और ऐसे ही यहाँ तक देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि इसमें क्या होना चाहिए कि किसी श्रेणी के दो पदों का अंतर सदैव समान होना चाहिए, यानी कि इसमें और इसमें का कितने का अंतर है, 3 का, इसमें और इसमें 3, इसमें और इसमें 3 का। और एक और बात, और श्रेणी के प्रत्येक पद में समान संख्या जोड़ने या घटाने पर अगला पद प्राप्त हो जाना चाहिए। यानी कि 18 में अगर जो 3 जोड़ रहे हैं तो 21 आ रहा है, तो फिर से इसमें 3 जोड़ने पर अगला पद आ जाना चाहिए, यानी कि 21 + 3 ये 24 है दोस्तों। तो 21 + 3 करने पर 24 आ जाना चाहिए, यानी कि 24 आया है। यानी कि 24 में फिर से +3 करेंगे तो अगला मान आ जाना चाहिए, यानी कि 24 में +3 किया तो 27 हो गया, यानी कि ये भी समांतर श्रेणी में रखा गया है। पहला है दोस्तों, संख्या में अंकों का मान। तो इसके 2 भाग होते हैं दोस्तों। पहला होता है जातीय मान, दूसरा होता है स्थानीय मान। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों जातीय मान। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जातीय मान किसे कहते हैं। मान लीजिए कि पहला है दोस्तों 4, 6, 8, 2, 5, 7 में 4 का जातीय मान कौन सा है, कौन सा है। तो इसका हो जाएगा 4 का जातीय मान दोस्तों, 4 का जातीय मान हो जाएगा, 4 का जातीय मान हो जाएगा। 4 का जातीय मान का मतलब होता है किस जाति का है। जैसे मानव में भी जाति होती है ना दोस्तों, तो उसी तरह ये किस जाति का है। तो 4 का जातीय मान केवल ये हो जाएगा 4। तो 4 का जातीय मान हो जाएगा 4। उम्मीद करता हूँ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आइए देखते हैं, समझ में जरूर आएगा। तो ये हो जाएगा 4, 6, 8, 2, 7, 9। इसमें देखना है दोस्तों 2 का जातीय मान है कौन सा है, 2 का जातीय मान। तो दोस्तों तो आइए देखते हैं। तो 2 का जातीय मान होगा दोस्तों, वो किस जाति का है, तो 2 की जाति का है, तो इसका जातीय मान केवल हो जाएगा 2, यानी कि 2 का जातीय मान हो जाएगा 2। जैसे कि यादव जाति का संबंध किससे होता है दोस्तों, तो यादव से, यादव का संबंध यादव से, मौर्य का मौर्य से, यानी कि जिस जाति का होता है उसी जाति को बोला जाता है ना दोस्तों। तो उसी तरह से 4 का जातीय मान होगा 4 और 2 का जातीय मान होगा 2। अभी समझ में नहीं आया तो आइए एक और देखते हैं। ये हो जाएगा 4, 6, 8, 9 और ये हो गया 1। तो इसमें देखना है दोस्तों 6 का जातीय मान, यानी कि 6 का जातीय मान कौन सा है, तो आइए देखते हैं। तो 6 का जातीय मान हो जाएगा दोस्तों 6, यानी कि यही एक 6 है और कुछ नहीं है। तो 6 का जातीय मान हो जाएगा दोस्तों 6। अब आइए देखते हैं दूसरा स्थानीय मान। तो मान लीजिए कि ले लेते हैं लिख लेते हैं पहले स्थानीय मान। ये दूसरा हो गया दोस्तों स्थानीय मान। तो इसको ले लेते हैं, मान लीजिए कि 4, 6, 8 में 4 का स्थानीय मान कितना होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हल और ले लेते हैं दोस्तों 4, 6, 8। तो 4 का पूछा है ना दोस्तों, तो लिख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा 4। 4 को लिख लेते हैं दोस्तों, और इसमें गुणा कितना करना है दोस्तों, 4 के स्थान पे पहले 1 मान लेते हैं, यानी कि यहाँ पे मानना है 1 अपने तरफ से। तो ये हो जाएगा 1 यहाँ ले लेंगे, 1 यहाँ से मानना है दोस्तों, और उसके बाद जितने जीरो आते हैं वहाँ उतने से यहाँ पे गुणा कर देना है, यानी कि जितने अंक आएंगे उतना जीरो ले लेना है। यानी कि 4 के ऊपर सीधा मानेंगे 1
और जितना अंक आएगा उतना जीरो, यानी कि ये हो गया 1 जीरो और ये हो गया 2 जीरो, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 1 तो इसका हो जाएगा दोस्तों 400। अगर जो ऐसे समझ में नहीं आया है तो दोस्तों तो आइए अब अगला देखते हैं। आइए दूसरा देखते हैं। इससे हो गया 4 6 8 9, तो इसमें 6 का स्थानीय मान कितना होगा। मान लीजिए कि पूछ दिया कि 6 का स्थानीय मान पूछ दिया है, तो इसको आइए पहले हल करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं हल और 6 को ले लेते हैं इधर दोस्तों। तो पहले 6 लिख लेते हैं, उसके बाद लिख लेते हैं गुणा, और 6 के ऊपर मान लेते हैं, जस्ट ऊपर मानना है दोस्तों 1, और जितने अंक होते हैं उतना जीरो बढ़ाते जाना है। तो एक यहाँ पे 8 है तो 1 जीरो यहाँ बढ़ गया, इसके बाद 9 है तो 1 जीरो यहाँ बढ़ गया। तो अब हो जाएगा दोस्तों फिर, और इसी जितना यहाँ पे होता है उसी से यहाँ गुणा कर देना है, बस ये हो गया 0। 600 हो गया तो ये हो गया 600। अभी उम्मीद करता हूँ कि समझ में नहीं आया होगा। तो आइए आगे देखते हैं, और 2 सवाल देखेंगे, समझ में जरूर आएगा। आइए एक तीसरा नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। इसे हो गया 2 4 6 8 9 और ये हो गया 1, और इसमें से देखना है 4 का स्थानीय मान। तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा, इसमें से निकालना है दोस्तों 4 का स्थानीय मान। तो क्या होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पे 4 ले लेते हैं, और मालूम नहीं चल रहा है कि किससे कितना से गुणा करना है। तो सबसे पहले जिसका स्थानीय मान पूछा है उसी के ऊपर मान लेते हैं 1, यानी कि 4 का पूछा है तो 4 के ऊपर मान लेते हैं 1, और यहाँ हो जाएगा जितना अंक इधर होगा उतना जीरो बढ़ाते जाना है, यानी कि 1 2 3 और 4, यानी कि हो गया 1 6 के ऊपर जीरो मान लीजिए, 1 मान लीजिए 8 के ऊपर, और 1 मान लीजिए 9 के ऊपर, और 1 यहाँ पे है तो इसके ऊपर यहाँ, यानी कि 1 के बाद 1 2 3 4 जीरो लगाना है। तो 1 यहाँ लिख लेंगे और ले लेते हैं 1 2 3 और 4, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 4 और 1 2 3 4। अभी भी समझ में नहीं आया तो आइए एक और सवाल देख लेते हैं। अगला है दोस्तों, मान लीजिए कि 2 4 और ये हो गया 8। इसमें से मान लीजिए कि पूछा है कि 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ले लेते हैं दोस्तों 4, और कितना से गुणा करना है ये मालूम नहीं चल रहा है, तो 4 के ऊपर मान लेंगे सीधा 1, और जितना अंक होगा उतना जीरो रखते जाएंगे, यानी कि 4 के बाद केवल एक ही अंक है, वो भी है 8, यानी कि 10 से गुणा करना है दोस्तों, तो हो जाएगा 40। यानी कि उम्मीद करता हूँ कि समझ में जरूर आया होगा। तो आज तक बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन बेस्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।